और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर देश भर की नजर रहती है। सभी पार्टियां, सभी दल दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। चुनावी रण में सभी लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं एक दल ऐसा भी है जो एक अपने विजन, एक अपने एजेंडे के साथ इस रण में उतरा है। एक अपना अलग विजन है, जनता से उसे जुड़ना है। और मैं बात कर रही हूँ लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजकुमार वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सामने। नमस्ते मैडम, धन्यवाद। एक नए विजन के साथ, एक नए एजेंडे के साथ आप इस रण में उतरे हैं, वही हमारे दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहले मैं साधना न्यूज चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इतना महत्व दिया और हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए आप हमारे पास आए। धन्यवाद। हम लोग अपने एक बहुत ही नए विजन के साथ अपनी पार्टी को लेकर के आए हैं जनता के बीच में। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी, जो कि 27 सितंबर 2016 को रजिस्टर्ड हुई थी। इसके बाद हम लोग संगठन के स्तर पे कार्य कर रहे थे। फिर 17 का चुनाव हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इस बार के चुनाव में हम लोग अभी अपनी सभी 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग हमारे पास 50% सीटों के आवेदन भी आ चुके हैं। बाकी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, टीम है जो पूरा काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी आज आगरा में भी हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया, इसमें बहुत अच्छी संख्या में जन सहयोग मिला। हमारी पार्टी का विज़न, या यूँ कहिए कि हमारी पार्टी का उद्देश्य, बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि जब इतने राजनीतिक दल थे तो एक नई पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लोगों ने बहुत ही गहन चिंतन और मंथन के बाद में आपस में फैसला किया गया, या तय किया गया कि वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में जातिवाद, तुष्टीकरण, आरक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की व्यवस्था, लगभग सभी प्रणाली ध्वस्त प्राय हो चुकी है। यदि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो पूरी जमा पूंजी आपकी खर्च हो जाएगी। उसको पढ़ाते पढ़ाते आप उसके बाद भी आपके पास पैसा कम पड़ेगा, आपको बैंकों से कर्ज लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। सरकार ने इस विषय में अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हम एक गरीब और एक अमीर के बच्चों का जो भेद है उसको समाप्त कर सकें। आज के समय में भी जो बड़े उद्योगपति हैं, एक एलिट क्लास जो बड़ा वर्ग है, धनाढ़ वर्ग है, उनके बच्चे दूसरी पढ़ाई पढ़ते हैं, उनके बच्चों का सिलेबस दूसरा होता है। और एक जो हमारे गांव का गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जिनको तमाम तरह तरह के वर्ग में बांट रखा गया है, पिछली सरकारों ने उनको बांट रखा है, उन लोगों के बच्चों के लिए सिलेबस दूसरा बनाया जाता है। हमारा मानना है कि किसी भी देश की तरक्की, किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब समान शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली लागू हो। हमारा बेटा भी उसी विद्यालय में उसी एक कोर्स को पढ़े और कोई बहुत बड़े आदमी का बच्चा भी उसी विद्यालय में उसी एक कोर्स को जब पढ़ेगा, तभी यह संभव है कि समानता का दर्जा मिल पाएगा और देश को होनहार नौजवान, देश के पास पढ़े लिखे विद्वान लोगों की एक श्रृंखला तैयार होगी जो दुनिया में पूजे जाएंगे। हम लोगों के अनुसार अभी तक जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, शैक्षिक व्यवस्था हो चाहे चिकित्सकीय व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं में इतना बड़ा गैप है, अमीर और गरीब के बीच का इतना बड़ा गैप है, जिस गैप को अभी तक की किसी भी सरकार ने, उस शून्य को अभी तक की किसी भी सरकार ने भरने का प्रयास नहीं किया, ना भरना ही चाहती है। वह गैप लगातार, वह शून्य लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का जब खाका तैयार होता है तो बंटवारे के साथ ही तैयार हो जाता है कि ये दलितों के हक का है, ये पिछड़ों के हक का है, ये सामान्य के लिए बच जाएगा, उनको मिल जाएगा, ये इस तरीके से है। हम लोगों का जो सोचना है, हम लोगों का कहना है कि देश की शैक्षिक व्यवस्था की प्रणाली एक समानुरूप हो।
हमारे बच्चे एक संस्थान में पढ़ के एक तरह की शिक्षा पा करके पूरी दुनिया में जा करके अपना डंका बजाएं, अपने देश का डंका बजाएं, भारत को समृद्ध करें। हम लोगों की ऐसी सोच है। अभी तक की जितनी भी व्यवस्थाएं आई हैं वो आरक्षण के पक्ष में आई हैं। देश के आजाद होने से पहले से ही यह जातिवाद का जहर बोया जाना शुरू हो गया था और देश के बंटवारे का आधार ही सांप्रदायिकता और जातिवाद था। उसी के आधार पे भारत का बंटवारा किया गया। उस कड़ी को पिछली सरकारें थी वो लगातार उनका अनुसरण करती रहीं। फिर वर्तमान में हमारी नई सरकार आई। लोगों के अंदर 2014 के बाद यह लगा कि एक परिवर्तन आ जाएगा। एक बहुत बड़ा नेता जो मंच से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो एक परिवर्तन ले आएगा और हमारा देश खुशहाल हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा और देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वही डाक के 3 पात जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी के संबोधन शुरू हुए लाल किले से, तो पहले संबोधन में ही उन्होंने बता दिया कि आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से पहुंचा। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां तक मेरी स्मृति कहती है कि आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करके एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में इस पर पद पर प्रतिस्थापित हुए हैं और आपको यहां तक पहुंचाने में आदरणीय गुरुजी गोलवलकर जी, आदरणीय हेडगेवार जी, आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, इस तरह के तमाम महान विभूतियां जिन्होंने अपने रक्त से जनसंघ को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भाजपा को सींचा, तब आप यहां तक पहुंच पाए। तो यह बात भी किसी दिन आपको लाल किले की प्राचीर से स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद जब जब उनके संबोधन होते रहे तो उन्होंने कभी कहा कि मैंने दलित राष्ट्रपति बनाया है, उन्होंने कभी कहा कि मैंने पिछड़े कैबिनेट में इतने पिछड़े मंत्री बनाए हैं, कभी कहा कि इतने अनुसूचित मंत्री बनाए हैं। तो लगातार जातिवाद की बात करके जातियों को, समूह को इकट्ठा करने की बात लगातार वो करते रहे, जिससे जनता के अंदर एक इस प्रकार का संदेश जाने लगा कि हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, अनुसूचित, सामान्य, तमाम तरह तरह के वर्गों में विभाजित हैं। उन्होंने कभी भी सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार कभी भी ये नहीं कहा कि हम भारतवासी सनातन हिंदू संस्कृति के वाहक हैं और हम जातियों में नहीं बटे हैं, हम धार्मिक आधार पर कोई भेद नहीं रखते हैं, हम देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। देश का हर नागरिक भारत का नागरिक है और भारत की भलाई के लिए वो सोचता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद हमेशा से हावी रहा है और जब चुनावी मौसम आता है तो जुन्ना का जिन बाहर आ जाता है तो राम बिन होए ना राजनीति की स्थिति हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगभग 80 के दशक से ही जब यहाँ पे जातिवाद का जहर बोया जाना शुरू हो गया था, उसके बाद में 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन आया और ये नारे लगने लगे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस पर कार्य करना लोगों ने शुरू कर दिया, देश को धार्मिक आधार पर बांटना शुरू कर दिया। राम हमारी आस्था रग रग में व्याप्त हैं। राम के लिए हमें किसी सबूत की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं और हमारा पूरा देश उनको अपना भगवान मानता है। राम जन्मभूमि आंदोलन की ही उपज समाजवादी पार्टी है। धार्मिक आधार पर बंटवारे को लेकर के ही समाजवादी पार्टी बन पाई। जातिगत आंदोलन की ही उपज बहुजन समाज पार्टी है। एक जातिगत आंदोलन के आधार पर ही बहुजन समाज पार्टी बनाई गई, जो सिर्फ और सिर्फ देश के बंटवारे की बात करती है, जातिवाद की बात करती है। जब भी समाजवाद आता है तो समाजवाद, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, जाति विशेष तुष्टीकरण, इन सब चीजों में लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी आती है तो उसके नारे होते हैं कि लव जिहाद, आप ऐसा करोगे तो आतंकवाद आ जाएगा, आप ऐसा करोगे तो अफगानिस्तान आ जाएगा, आप ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा।
इसलिए आप हमें सदैव वोट देते रहें अगर इन चीज़ों से बचना है। किसी ने कभी उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक चिंतन, आर्थिक चिंतन पे कभी कोई चर्चा नहीं की। आप लगातार चुनावी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, आप जा करके देखें, आप इन लोगों के भाषण सुने, जो भी बड़े नेता हैं। कोई लफ्ज़-ए-हात पे बात करेगा, कोई तुष्टीकरण पे करेगा, कोई हिंदुत्व पे करेगा, कोई जातिगत करेगा, कोई कहेगा कि बुलडोजर चलवा देंगे, कोई कहेगा हम वापस आएंगे तो हम भी बुलडोजर चलवा देंगे, हमने भी सीख रखा है। कोई कहेगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है फला के साथ। लेकिन कोई समाज के हर वर्ग को, समाज के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के जो निचले पायदान पे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए कोई बात करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। उसका कोई विजन नहीं है। कोई कहेगा मेरी योजना थी, इन्होंने चुरा ली। कोई कहेगा मेरी योजना थी, इन्होंने चुरा ली। अरे भाई, सब जनता का ही तो पैसा है, जनता के पैसे से बना रहे हो। ना आपकी योजना है, ना किसी की योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश की जनता की योजना है। कोई भी एक्सप्रेसवे हो, चाहे कोई भी निर्माण कार्य हो, चाहे कोई भी विकास का कार्य हो, उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। उस पर ना आपका अधिकार है, ना आपका अधिकार है। इन्हीं सब स्थितियों परिस्थितियों के बीच आपको नहीं लगता आपका विजन, आपका एजेंडा जनता तक कैसे पहुंचाया जाए? एक चुनौती नहीं लगता आपको कि सामने बड़ा भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, अगर उत्तर प्रदेश की हम राजनीति की बात करें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत कम समय में हमको इतना कुछ करना है, बहुत कम समय में हमें जन जन तक अपनी बात पहुंचानी है। और सबसे सशक्त माध्यम है आप लोग हैं। आप लोगों का इतना सहयोग मिल रहा है, जनता तक हमारी बात पहुंच रही है। सोशल मीडियाज के माध्यम से, छोटी छोटी रैलियों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता इन बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारा एक विजन है। हम इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं, जातिवाद, तुष्टीकरण, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा सीधा सिद्धांत है कि धार्मिक समरसता, सामाजिक समरसता, जातिगत समरसता बनी रहे। जो एक हमारा सनातन काल से चला आ रहा है समाज, वो व्यवस्था हमारी जातिगत आधार पर न हो करके वो व्यवस्था एक सामाजिक समरसता के आधार पर हो। हम सब एक दूसरे के काम आते थे, आज भी आते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। चुनाव के समय में ये नेता लोग आकर के हमको बांटने लगते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण आरक्षण है। यदि आरक्षण की व्यवस्था जातीय से हटा करके आर्थिक आधार पर कर दी जाए तो इस तरह का सामाजिक बंटवारा हो ही नहीं पाएगा, जातिगत बंटवारा हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि हमें आरक्षण की व्यवस्था को जातिगत से हटा करके आर्थिक आधार पर करना है, ताकि इसका जो मूल उद्देश्य, मूल सिद्धांत था, उसकी पूर्ति हो सके और वो उन गरीब बच्चों तक पहुंच सके जिनको उसकी मूल आवश्यकता है। दूसरी बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम सरकार में आएंगे तो हम शिक्षा की व्यवस्था को पूर्णतया मुफ्त रखेंगे, चाहे वो निजी संस्थान हो और चाहे सरकारी संस्थान हो। हमारे सरकार में आने के बाद सभी निजी संस्थानों को सरकार अपने नियंत्रण में लेगी और स्वयं संचालित कराएगी, और एक भी पैसे की फीस किसी की भी जमा नहीं होगी। फीस के नाम पर किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। यही व्यवस्था हम चिकित्सा क्षेत्र में भी करेंगे। जितने भी निजी चिकित्सा संस्थान हैं, इन सब को सरकार अपने नियंत्रण में लेगी और स्वयं संचालित करेगी, और एक भी रुपए इलाज के नाम पे किसी का, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, देश का नागरिक है, तो उसके इलाज की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। उसका इलाज सरकार करेगी अपने पैसे से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा फोकस करती नजर आ रही है। भाई, प्रधानमंत्री जी को ये लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन से, निजीकरण से ही देश का भला हो सकता है, इसलिए वैसा कर रहे हैं। जबकि हमें जहां तक याद है कि 2004 से पहले हम लोग जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी तो हम लोगों ने यही देखा कि इन लोगों ने, सरकारें नहीं थी उस समय, यही देखा कि इन लोगों ने इस बात का ही विरोध किया कि निजीकरण हो रहा है, डंकन्स प्रस्ताव आ रहा है, विदेशी एफडीआई आ रही, सबका विरोध किया। आज वो जितना विरोध उस समय किए थे उतना ही साथ में खड़े हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं। निजीकरण से देश का हित नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी को अपने फैसले पे आज नहीं तो कल सोचना ही पड़ेगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। फिलहाल की स्थिति में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रणनीति ये है कि छोटे दलों को शामिल कर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगी। क्या आपको नहीं लगता कि किसी के साथ गठबंधन कर लिया जाए तो जो जनता तक पहुंचने की राह है वो आसान हो जाएगी? बहुत सही सवाल है। अगर हमें किसी के गठबंधन से, हमारी इच्छा ही होती किसी के साथ गठबंधन करने की, तो हम दल क्यों बनाते?
हमने अपने दल को अपनी विचारधारा को पोषित करने के लिए बनाया है, जन जन तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने के लिए बनाया है। हम जनता के, चाहे मेरे पास 2 समर्थक हों, चाहे 2000 समर्थक हों, चाहे 140 करोड़ समर्थक हों, हम अपने जनता के समर्थन के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, जनता के समर्थन का सौदा नहीं करेंगे। हमारी विचारधारा अलग है। जिसको भी राजनीति करनी है, मेरी विचारधारा से सहमत है तो मेरे साथ आकर के करे। मुझे किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करना है। और मेरा लक्ष्य सत्ता पाना सिर्फ नहीं है, मेरा लक्ष्य देश में एक क्रांति लाना है। आर्थिक स्तर पे, शैक्षिक स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे, सुविधाओं के स्तर पे एक क्रांति लाना है। और वो क्रांति मैं किसी दूसरे दल के साथ जा करके नहीं पा सकता हूँ। आपके दल का नाम है लोकतांत्रिक युवा शक्ति। युवा जो शब्द उसमें आ रहा है, आपको लगता है कि राजनीति में युवाओं का होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जब राजनीति में युवा होंगे तभी उनकी सोच नहीं होगी, तभी उनके किए हुए कार्य नए होंगे और देश की समृद्धि संभव है। बिना युवाओं के कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक नए एजेंडा, एक नए विजन के साथ आप जनता के बीच उतर रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं आपको, आने वाले समय में आपको बिल्कुल सफलता मिले। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार वाजपेयी जी, लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ मैं प्रशिता शर्मा, लखनऊ, साधना न्यूज।